97 में मैंने डिसाइड किया कि अब बहुत हो गया। अब जो सोच के मैं दिल्ली आया था, एक बड़ी ड्रीम्स, अब उसको पूरा करने का मेरा समय आ गया है। नारायण मूर्ति साहब की स्टोरीज हमने बहुत इन डेप्थ पढ़ी है। जब मैं 20 साल का था तब ऐसा सोचता था कि बस एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अच्छा सा निकाल लूँ और लाइफ सेट हो जाएगी। पैशन तभी वर्क करेगा जब आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट ठीक होंगे। सर्विस सेक्टर में मैं अगर मैन पावर के साथ कनेक्ट नहीं बना पाऊँगा तो फिर मैं सर्विस सेक्टर में सक्सेसफुल नहीं हो पाऊँगा। बजट तो हमारा 10 गुना हो गया और मैन पावर 1/10 हो गया। फंड इज़ देयर बट मैन पावर, एडिक्वेट मैन पावर इज़ नॉट अवेलेबल। आने वाले समय में हमारा कॉम्पिटिशन और कम होता जा रहा है। 10 साल के बाद अगर मैं देखता हूँ तो अपने आप को और बेटर पोजीशन में पाता हूँ, बिकॉज दिस इज द सेक्टर वेयर गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज द हाईएस्ट। Many of the engineering colleges you must have heard that they have closed their civil engineering branches. एक तरफ सिविल के लिए अपॉर्चुनिटीज आती जा रही हैं, ब्रांचेस खत्म होते जा रहे हैं। Every year now government has decided to spend around 10 to 11 lakh crore on the infrastructures. Some journeys may begin with big dreams, but it is the simplicity of how we live that gives them meaning. Today's conversation is with someone whose story began in a small town in a large family of 8 siblings, where simple living was not a philosophy but simply a way of life. Inspired by leaders like Narayan Murthy and Ratan Tata, he carries a quiet belief that in life, the only real loss comes when we choose not to try at all. Mr. Sanjay Kumar Sinha, founder and managing director of Chaitanya Projects Consultancy, brings with him more than 3 decades of experience in the infrastructure and consultancy space, years that were not built overnight but shaped patiently through work that demanded precision, accountability, and trust. From the day he arrived in Delhi with little more than determination and a willingness to learn, to leading an organization that continues to expand its capabilities and take on complex challenges. Sir, it's a pleasure for us to have you here today. So I want to begin by asking that you come from a small town and a large family. तो ऐसी कोई childhood memory है that has shaped you into becoming what you are today? Also, as it's mentioned that you are from a family of 8 siblings. So did that make you more of a listener or an observer or a risk taker? Thank you, Namrata. I belong to a small town that is Bhagalpur district in Bihar, and my father was a lecturer in a college, and I am the youngest among 8 siblings. तो बचपन में हम लोग एक ही घर में रहते थे, छोटे से घर थे, और मोस्टली हमारे घर का जो माहौल था, इट वाज मोर वी आर अलाइंड टुवर्ड्स द एजुकेशन। और इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट उस समय किसी भी फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होती थी, हमारे कंट्री का ही नहीं अच्छा होता था, तो सबकी अच्छी नहीं होती थी, तो वी वर स्ट्रगलिंग विथ आवर इकोनॉमिक कंडीशंस। बट इन सब चीज़ों के बीच में एजुकेशन वाज ऑलवेज अ प्रायोरिटी इन आवर फैमिली। और क्योंकि मैं सबसे छोटा था तो जो फैमिली का एक लोड होता है वो हमारे ऊपर सबसे कम था। तो ऑफ कोर्स मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में भी हमारे ऊपर क्योंकि इतना बर्डन नहीं रहा फैमिली का, तो रिस्क टेकिंग के लिए आई वाज ऑलवेज प्रिपेयर्ड। So as you mentioned, you've moved from a small town to a place like Delhi and it is a very challenging transition. तो आपने कैसे ये ट्रांजिशन के साथ डील किया? As I mentioned you, basically its small town is Bhagalpur, which is in Bihar. और हमारा जन्म एक विलेज में हुआ था, और नेचुरली विलेज में बहुत ज़्यादा पढ़ने की सुविधा तो होती नहीं थी। तो वन ऑफ माय एल्डेस्ट ब्रदर, ही वाज इन रांची, ही वाज एम्प्लॉयड इन अ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, तो वो हम सभी भाई बहनों को रांची ले आते थे जैसे जैसे हम पढ़ने की उम्र में आते थे। तो मैं भी आ गया, वहाँ हमारी स्कूलिंग हुई, वहाँ से फिर ऐसे हमें इन्वायरमेंट मिला कि हम इंजीनियरिंग की तैयारी करें। फिर हमने इंजीनियरिंग का प्रिपरेशंस किया और मैं इंजीनियरिंग करने के लिए चला गया रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज वारंगल। वहाँ पढ़ाई करते करते फिर जो हमें सर्किल मिला, वहाँ से हमें पता चला कि अब यूपीएससी देना है।
तो यूपीएससी जैसे आपको पता होगा कि जितने बिहार के लोग होते हैं जनरली उनमें यूपीएससी का बड़ा क्रेज़ होता है। तो हमारी फैमिली में भी था। तो मैं दिल्ली चला आया यूपीएससी के लिए, और फिर यहाँ आके हमने अपना स्ट्रगल स्टार्ट किया, और वहाँ से यूपीएससी की मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, और 2 साल मैंने दिए भी, बट दैट वाज एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट। एंड वहाँ से फिर हमारे अगले स्ट्रगल्स स्टार्ट होते हैं। 97 में मैंने डिसाइड किया कि अब बहुत हो गया। अब जो सोच के मैं दिल्ली आया था, एक बड़ी ड्रीम्स, अब उसको पूरा करने का मेरा समय आ गया है। और फिर मैंने जॉब छोड़ा, और फिर मैंने डिसाइड किया कि अब अपना ही कुछ करूँगा। और फिर मैंने 97 में अपनी एक छोटी सी कंसल्टेंसी अपने ड्राइंग रूम से ही मैंने स्टार्ट किया। एक कंप्यूटर, एक टेबल और एक अकेला मैं, और मैंने वहाँ से अलग अलग छोटी छोटी प्राइवेट कंपनीज़ को मैंने कंसल्टेंसी देना स्टार्ट किया। और ये जर्नी मेरी अप्स एंड डाउन्स के साथ में धीरे धीरे चलती रही, और करीब मुझे 7 साल लगे फाइनली ये डिसाइड करने के लिए कि यस, अब मैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट कर सकता हूँ। क्योंकि उस समय तक हमारी स्ट्रगल चल रही थी, स्ट्रगल इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंसेस, इन द फॉर्म ऑफ जॉब। कभी काम नहीं मिलता था, कभी काम मिल गया तो पैसा नहीं होता था। तो ये सारी जर्नीज़ मैंने देखा कि 7 साल में धीरे धीरे स्टेबलाइज हो गई। और फिर मैंने 2004 में ये कंपनी चैतन्य प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी को इनकॉर्पोरेट किया, और वहाँ से फिर हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। आपकी जर्नी जैसे आपने बताया बहुत ही इंस्पिरेशनल है, स्पेशली द रेजिलियंस दैट यू हैव शोन टुवर्ड्स दिस। जैसा कि आप मानते हैं ड्रीम बिग लिव सिंपल, तो ये फिलॉसफी कहाँ से आई? एक्चुअली मेरे फादर, he was highly educated and he was a lecturer also, and that time हम बचपन में सुना करते थे उनसे कि उनके जितने भी फ्रेंड सर्किल के लोग थे, देश आज़ाद होने के बाद मोस्टली दे वर प्लेस्ड एट अ वेरी हाई पोजीशंस। कोई एम्बेसडर थे, कोई बहुत बड़े डॉक्टर्स थे, बट मेरे फादर, उनकी फ़िलासफ़ी थी कि बहुत लिव सिंपल थिंक बिग। उस समय जबकि लोग अपने छोटे छोटे गांव में स्ट्रगल्स की बात कर रहे होते थे, तब हम उनसे सुनते थे कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, यूएस क्या कर रहा है, यूरोप क्या कर रहा है। तो वहाँ से एक हमारा जो है थॉट्स जो है इनकलकेट हुआ। बाद में जो जो हम आगे बढ़े, अपने फील्ड में आए, मौका मिला एक बार नारायण मूर्ति साहब से मिलने का, एक बार हम श्रीधरन साहब से भी मिले। इन लोगों के साथ में देखा कि ये लोग अपने फील्ड में इतने अच्छे थे, इन्होंने इतना एक्सेल किया, बट इनकी जो सिंप्लिसिटी हमने देखा, इट रियली इन्फ्लुएंस्ड मी अ लॉट। और इनफैक्ट नारायण मूर्ति साहब से 2006 में मैं मिला बेंगलोर में। हमारे एक फंक्शन था कॉलेज का ही, उसमें ही वॉज काइंड इनफ टू कम एंड टॉक टू ऑल ऑफ अस। सो जो सिंप्लिसिटी हमने उनकी देखी, इतना सक्सेसफुल आदमी होने के बावजूद भी, सो दैट रियली इम्प्रेस्ड। सो ये, और हमारा एक मूल नेचर भी वही है, वो ये परिवार से आया है, ये कहीं से पूरी तरह से इनकलकेट नहीं हुआ, बट बीच बीच में जब देखता हूँ एक सक्सेसफुल आदमी को जो बहुत सिंपल है, तो उससे और ज़्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल। एक्चुअली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही होने वाला था कि आपने बोला दैट यू इंस्पायर्ड बाय नारायण मूर्ति एंड रतन टाटा, तो उनके ऐसे कौन से ट्रेट्स हैं जिन्होंने आप को इंस्पायर किया, स्पेशली ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स? एक बार गडकरी साहब का मैं एक भाषण सुन रहा था, एंड गडकरी साहब बोल रहे थे कि रतन टाटा साहब ने उनको कहीं से फ़ोन किया कि आप अपने घर का लोकेशन भेजो। देन गडकरी साहब ने रतन टाटा जी को बोला कि आप अपने ड्राइवर को फ़ोन दो, मैं उसको बता देता हूँ। बोले अरे मैं ही ड्राइविंग सीट पे हूँ, आप मुझे बता दो। तो सच अ ग्रेट मैन, ही वॉज लिविंग सच अ सिंपल लाइफ, एंड ही डिड नॉट बॉदर कि उनका एक ऑड आवर्स में अपने ड्राइवर्स को बुलाएं और ले जाएं। एक और स्टोरी मुझे याद है रतन टाटा साहब की, जबकि उन्हें एक अवार्ड लेने के लिए जाना था लंदन, एंड क्योंकि उनका जो डॉग था वो बीमार हो गया,
तो ही रिफ्यूज टू गो, बोले कि भाई मैं पहले इसको देखूंगा उसके बाद ही जाऊंगा। तो ही हैड सच ए हाई एम्पैथी, नॉट ओनली अबाउट द पीपल बट अबाउट द फॉर द एनिमल्स ऑल्सो। तो ये सब चीज़ें बेसिकली क्या होती हैं कि किसी आदमी में ये शो करता है कि उसमें एम्पैथी कितनी अच्छी है या उसकी सिंप्लिसिटी कितनी अच्छी है। नारायण मूर्ति साहब भी वैसे ही हैं। आज तक जो है उन्होंने अपना घर नहीं बदला, जिस घर से उन्होंने अपनी स्ट्रगल स्टार्ट की। एंड नारायण मूर्ति साहब की स्टोरीज हमने बहुत इन डेप्थ पढ़ी है, उनके स्ट्रगल्स को हमने पढ़ा है और जाना भी है। जब उनसे मिलने का मौका लगा तब समझा एक्चुअली कि व्हाट ही इज़ अ मैन। श्रीधरन साहब के घर में गया था एक बार, मुझे मौका लगा जाने का, और उनके साथ दिन में मैंने कम से कम 2-3 घंटे मैंने बात की। एक एक बात मैंने पूछा कि सर आप इतने सक्सेसफुल कैसे हुए, कैसे आपने कोई प्रेशर नहीं लिया, कैसे फील्ड में लोग इतना अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। और जितनी सिंप्लिसिटी के साथ उन्होंने बताई, मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि सिंप्लिसिटी किसी भी आदमी को महान ही बनाती है, उसको डिमिन नहीं करती है। बिल्कुल राइट। और सक्सेस के साथ जो है कई बार हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं, ये वैल्यूज़ हैं बेसिकली, हम इन चीज़ों को भूलने लगते हैं। तो अगर सिंप्लिसिटी के साथ में सक्सेस आए तो फिर क्या बात है, फिर तो आनंद ही आनंद है। बिल्कुल जीवन सही में। कहा आपने। सिंस यू मेंशन्ड आप ऑलमोस्ट 3 डेकेड से इस फील्ड में हैं, इज देयर एनी बिलीफ जो आपको लगता था कि आप 20s में जिसको मानते थे एंड नाउ यू नो लॉन्गर एग्री विद इट, ऐसा कुछ है? जब मैं 20 साल का था तब ऐसा सोचता था कि बस एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अच्छा सा निकाल लूँ और लाइफ सेट हो जाएगी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी निकाल लिए, फिर जब फील्ड में आया तब पता चला कि वो बिलीफ जो था वो काफ़ी नहीं था। अब तो एक्चुअल स्ट्रगल तो अभी स्टार्ट हुआ है। फिर ज्यों ज्यों फील्ड में आते गए और आगे बढ़ते गए, फिर अपनी कंपनी बनाई, आगे बढ़ा, तो पता चला कि हर दिन स्ट्रगल है। और जो ये सोच रहा था कि एक एग्ज़ाम निकाल के अपनी लाइफ सेट कर लूँगा, वो जिन्होंने लाइफ सेट कर लिया अपनी एग्ज़ाम निकाल करके, उनकी भी लाइफ सेट नहीं है। उनकी भी लाइफ में स्ट्रगल रोज़ है और हमारी भी लाइफ में स्ट्रगल रोज़ है। बट अब हम इसको स्ट्रगल नहीं मानते, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइफ। और मज़ा आता है जिस दिन स्ट्रगल नहीं होता है तो लगता है कुछ गैप्स है, कुछ मिसिंग है। तो स्ट्रगल आता रहता है और हम मज़े लेते रहते हैं। आई थिंक आपकी इस बात से काफ़ी लोग इंस्पायर होंगे, स्पेशली जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो अभी अभी नया अपना कुछ बिजनेस सेटअप कर रहे हैं। आप उनको ऐसी क्या एडवाइस देना चाहेंगे? स्पेशली आजकल हर लोग एडवाइस देते हैं, बट ऐसी कोई एडवाइस जो आपको लगता है ओवररेटेड है? मैं अक्सर देखता हूँ, कई मैंने पॉडकास्ट देखे और कई लोग ऐसा कहते हैं कि पैशन को फॉलो करो। हाँ, कहते हैं। आप अगर सिर्फ पैशन को फॉलो करते हैं तो उससे कुछ नहीं होगा, बिकॉज पैशन तभी वर्क करेगा जब आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट ठीक होंगे। पैशन तो मेरा था कि मैं म्यूज़िक में बहुत अच्छा नाम कमाऊँ, अच्छा। बट अगर मेरा सराउंडिंग एनवायरनमेंट वैसा नहीं था, अगर मेरा सराउंडिंग एनवायरनमेंट में कहीं कोई म्यूज़िक का नामो निशान नहीं था, तो मैं उसमें कुछ भी कर लेता, तो क्या कर लेता, कुछ नहीं करता। जब मैंने फील्ड में कदम रखा तब देखा कि कंट्री लिबरलाइज हुई। 92 में कंट्री का जो लिबरलाइजेशन हुआ, तब कंट्री ने डिसाइड किया कि अब मैं इंफ्रा के ऊपर जो है, कैपेक्स के ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट करूँगा। तो वहाँ पे पूरी कंट्री का जो एफर्ट था, जो फाइनेंस का जो एफर्ट था, दैट वाज टुवर्ड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वो कह सकता हूँ कि वो एक एनवायरनमेंट था। उस एनवायरनमेंट के साथ अगर हम हो लिए तो ही जाके सक्सेस मिलना तय था। तो आपके सराउंडिंग में क्या एनवायरनमेंट है, अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस करना है तो आप बॉम्बे जाके बैठो। अगर आपको हीरे का बिजनेस करना है तो आप बड़ोदरा और अहमदाबाद जाके बैठो। आप जाके किसी कानपुर में बैठ के आप हीरे का बिजनेस नहीं कर सकते, वहाँ आपको तो चमड़े का ही करना पड़ेगा। तो आपकी जो इकोसिस्टम है उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है, खाली पैशन से कुछ नहीं होगा। सर, आपने इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की है एंड you know that organizations are not built only by ideas, they're built by people who are behind those ideas. तो आप अपनी टीम बिल्डिंग में ये कैसे इनकलकेट करते हैं? आज मेरी ऑर्गेनाइजेशन का जो टोटल स्टाफ स्ट्रेंथ है, इट इज़ अराउंड 1800। बेसिकली वी आर इनटू ए सर्विस सेक्टर।
मैं बेसिकली जो मैन पावर का जब सिलेक्शंस होता है तो वहाँ जो मेरा फोकस होता है, दो तीन चीज़ें मैं देखता हूँ। एक तो जो कैंडिडेट है उनमें टीम के साथ काम करने का ज़ील है या नहीं, तो टीम स्पिरिट। दूसरा होता है उनमें थोड़ा सा एम्पैथी भी होना चाहिए अपने टीम के लिए। अल्टीमेटली ये जो क्वालिटीज़ होती हैं बेसिकली टीम बिल्डिंग में बड़ा हेल्प करता है ये। और हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में मैं इंडिविजुअल लेवल पे इंटरेक्ट करूं। एवरीबडी इन माय ऑर्गेनाइजेशन कैन डायरेक्टली अप्रोच टू मी। आई हैव क्रिएटेड अ ग्रुप जिसमें आई एम द ओनली वन हु इज़ राइटिंग। सो इट्स अ ग्रुप नेम इज़ ऑल एम्प्लॉय। ऑल एम्प्लॉयज़ के अंदर सारे एम्प्लॉयज़ जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हैं उस ग्रुप के अंदर हैं, और उस पर मैं लिखता रहता हूँ क्योंकि मेरा नंबर उस ग्रुप के ऊपर है। तो आई हैव क्रिएटेड email ID feedback of my organization. So I request all my employees to give continuously their feedback to me, जो कि मैं डायरेक्टली पढ़ता हूँ, खुद ही पढ़ता हूँ, उसका एक्सेस और किसी के पास में नहीं होता है। तो आई कम टू नो अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, देयर फीडबैक एट माई ओन लेवल, एंड अकॉर्डिंग टू देयर फीडबैक वो फिर मैं अपनी रेस्पेक्टिव टीम्स को उसको फॉरवर्ड करता हूँ कि टू टेक केयर ऑफ those feedbacks. That is a very wonderful approach. Yeah, so basically अगर ये सर्विस सेक्टर में मैं अगर मैन पावर के साथ कनेक्ट नहीं बना पाऊंगा तो फिर मैं सर्विस सेक्टर में सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। तो दिस इज माय फोकस टू establish a one-to-one contact with each and every manpower as far as I can, it is possible for me. So I'm sure everybody will be very happy with this. I hope so. So जब हम ऑर्गेनाइजेशन और सक्सेस की बात करते हैं तो बाहर से हम जब देखते हैं तो अचीवमेंट्स दिखती हैं, बट अंदर से जो लोग देखते हैं उन्हें पता होता है कि कितनी डिफ़िकल्टीज़ भी साथ में आती हैं। आपने वो डिफ़िकल्टीज से कैसे डील किया, कैसे आप उनसे बाहर आए और कैसे इतने सक्सेसफुल हो पाए? कई ऐसे मोमेंट्स आते हैं ड्यूरिंग द जर्नी जो कि डिफ़िकल्टीज़ हर ऑर्गेनाइजेशन फेस करती है, और पर्टिकुलरली मुझे लगता है कि जो कोरोना का पीरियड आया ये इंटरनेशनली इट वाज टफ पीरियड फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, एवरीबॉडी। तो वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज देम। तो कोरोना के टाइम में हमारे जितने भी मैन पावर थे हमने किसी को भी हटाया नहीं, सबको पूरी सैलरी जाती रही। इवन जब हमारे पास रिसोर्स क्रंच हुआ तो हम बैंक्स के पास गए, वहाँ से हमने डेप्ट लिया और सबको सैलरी पूरे टाइम तक जाती रही। वो जो डेंट हमें लगा उस डेंट को पूरा करते करते हमें 2 साल से 3 साल लग गए, बट एटलीस्ट लोगों का एक भरोसा बना रहा हमारे ऊपर, और वो उसने बाद में रिजल्ट दिया हमारे को। Sir, Chaitanya Projects Consultancy Limited was honored by Union Minister Nitin Gadkari as the technical representative at NHAI Rajmarg InvIT PSC listing. So how do you feel about this recognition? It was a great recognition for us. Our team of advisory, they worked day and night for more than 6 months for NHAI. Actually NHAI ने राजमार्ग इंफ्रा इनविट फॉर्म किया और इसके अंदर कई सारे रोड एसेट्स थे, इसकी मोनेटाइजेशंस होनी थी। Okay. तो हमारी जो टेक्निकल एडवाइजरी की टीम है उन्होंने काफ़ी इसके ऊपर ड्यू डिलिजेंस के ऊपर काम किया और काफ़ी 6 मंथ्स के करीब इनको टाइम लगा। और जब ये IPO लॉन्च होने का समय आया तो उस समय हम लोग भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हम लोगों को इनवाइट किया गया। Okay. तो वहाँ पे हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर श्री गडकरी जी ने सभी कंसल्टेंट्स जिन्होंने इसके ऊपर काफ़ी समय से काम किया सबको फेलिसिटेट किया था। तो इट वाज अ ग्रेट मोमेंट फॉर अस, और देखता हूँ आने वाले समय में ऐसे मोमेंट्स और आते रहेंगे। बिल्कुल ही आएंगे फिर। Sir, in January 2026, CPCL secured top position in NHAI's inaugural DPR Consultants rating.
and it is ahead of several established firms in the industry. How do you feel about that, and what's been your journey to reach this far? There are 56 consultancy firms who are working with NHAI and Ministry of Road Transport. Okay. पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे एक्सप्रेसवेज के ऊपर काम किया। बेसिकली जैसा मैंने पहले भी बताया कि हम लोग मिनिस्ट्री के लिए या NHAI के लिए हम लोग डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट करते हैं, और दैट इंक्लूड्स राइट फ्रॉम द कंसीविंग द अलाइनमेंट to detailed survey, design, land acquisitions, and making the entire alignment encumbrance free before the contractor mobilizes on the site. तो ऐसे ही कई एक्सप्रेसवेज हम लोगों ने किया था। उसमें एक जो सबसे प्रेस्टिजियस एक्सप्रेसवे था दैट वाज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवेज का जो मेजर पार्ट था दैट वाज डन बाय अस, बाय आवर ऑर्गेनाइजेशन चैतन्य प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, और इसको हम लोगों ने टाइम बाउंड किया था। एंड मोर ओवर बेसिकली NHAI देखती है कि ऐसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स जिसमें ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आया हो, तो इस बात को भी वो बहुत ज़्यादा वेटेज देते हैं। तो देयर आर मेनी फैक्टर्स, वो सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने हमारी रेटिंग, जब हमने भी जब देखा कि हमारी रेटिंग बिल्कुल टॉप पे आई, तो हमारे लिए भी बहुत बड़ा खुशी था, और हमारी इंटायर टीम जो थी दे वर वेरी हैप्पी। सो बेसिकली आई कैन से इट इज़ अ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन ऑफ आवर इंटायर टीम हु वर्कड ऑन दीज प्रोजेक्ट्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी वर्कड अराउंड 5000 kilometers ऑफ द एक्सप्रेसवेज एंड द नेशनल हाईवेज इन द एंटायर कंट्री सिंस लास्ट फ्यू ईयर्स। तो ये सारा एक कंबाइंड एफर्ट था पूरी टीम का और ऑर्गेनाइजेशंस का, जिसने हमारे को अभी फर्स्ट पोजीशंस पे लाके खड़ा किया है। वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर। और बिजनेस के अलावा भी CPCL फॉर कम्युनिटी बहुत काम करते हैं, जैसे फॉर फीडिंग एनिमल्स इन नोएडा और फॉर क्रिएटिंग अ लाइब्रेरी इन दिल्ली। तो ये कैसे आया आपके विजन में? हाँ, मैं बताता हूँ कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि बेसिकली माय फादर वाज ए लेक्चरर, तो एजुकेशन तो बचपन से हमारे ब्लड में था ही। और जब हमने लास्ट फ्यू इयर्स से हमारे जो CSR फंड होते हैं कंपनी के, तो पहले हम अदर एक्टिविटीज़ में या और किसी NGOs को हम लोग दे दिया करते थे डोनेशंस। बाद में मेरी कंपनी में जो दूसरी डायरेक्टर हैं, शी इज़ माय वाइफ, तो शी इज़ नाउ मोर कंसर्न्ड अबाउट यूटिलाइजिंग इट हरसेल्फ। तो फिर हमने एक चैतन्य केयर फाउंडेशन बनाया, सो दैट कि वी कैन यूटिलाइज आवर CSR फंड थ्रू चैतन्य केयर फाउंडेशंस। और यहाँ पे जो प्रायोरिटीज सेट किया गया, तो एक तो एजुकेशन सेक्टर, दूसरा हमने देखा कि बिकॉज हम रहते हैं इंदिरापुरम वैशाली में, हमने देखा कि बहुत सारे पेट डॉग्स हैं, जो कि इवन स्ट्रीट डॉग्स, जो कि गवर्नमेंट ने भी ऐसा डिसीजन लिया था कि इनको हटाना है, एंड लोग भी परेशान होते थे। तो वी थॉट व्हाई नॉट टू प्रोवाइड देम अ गुड फूड एंड ऑन डेली बेसिस और एंड वैक्सीनेशन। अगर डॉग्स को फूड मिल जाएगा तो फिर उनका जो एग्रेसिव बिहेवियर है वो नहीं रहेगा, वो दे विल बी वेरी फ्रेंडली विद द पीपल। तो ऐसा सोचा, तो वहाँ से ये ड्राइव स्टार्ट हुआ। एंड देन एजुकेशंस के लिए जो है वी ऑलवेज फील कि अगर किसी को एम्पावर करना है तो उसको पढ़ा लिखा दो। बिल्कुल। उसको अगर हमने एजुकेशन दे दिया तो कहते हैं कि शिक्षा दान महादान। राइट। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है आनंदिया फाउंडेशंस, उनके साथ मिलके हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम कुछ लाइब्रेरीज इस्टेब्लिश करेंगे कई स्कूल्स में, खास करके जहाँ पे कि हमने देखा कि वहाँ पे पढ़ने की बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं है, और बच्चे जो हैं वो लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं, काफ़ी गरीब फैमिली के बच्चे हैं। तो उनको अगर हम एक ठीक ठाक एजुकेशन की सुविधा प्रोवाइड कर देते हैं तो क्या पता कल इन्हीं में से कोई डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम निकले, कौन जानता है उनमें से कौन
निकलेगा, तो तारे भी वही हैं ज़मीन पे। बिल्कुल, और बहुत ही नोबल कॉज है ये, हाँ, तो ये हमारा थॉट था। वेरी नोबल कॉज। एंड जैसा कि आपने बताया कि हर इंडस्ट्री में बहुत चैलेंजेस आते हैं, आपकी इंडस्ट्री में, बिकॉज यू बीन हियर फॉर 3 डेकेड्स नाउ, ऐसे कौन से चैलेंजेस आए एंड हाउ डिड यू फेस दोज चैलेंजेस? हमारी इंडस्ट्रीज़ का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अब लास्ट 20 ईयर्स से मैं देख रहा हूँ कि जितने भी सिविल इंजीनियर्स हैं आईआईटी से या एनआईटी से या गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से, वो कोर सेक्टर में आ ही नहीं रहे। मे बी 5% to 6% or 10% are coming. 90% of the people are going into the IT sector or the software sector. राइट। अब जब लोग नहीं आएंगे तो मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर नहीं होंगे, तो सेक्टर के लिए तो चैलेंज है ना। और जबकि गवर्नमेंट अपने बजट्स को बढ़ाती जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में, 2014 से पहले 50,000 करोड़ भी नहीं होता था। आज की डेट में लास्ट जो बजट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, दैट वाज अराउंड 11 लाख करोड़, इंक्लूडिंग रेलवेज, हाईवेज, पावर सेक्टर्स एंड ऑल। तो बजट तो हमारा 10 गुना हो गया और मैन पावर 1/10 हो गया। तो जो हमारे मैन पावर का जो शॉर्टेज है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे फील्ड के लिए। दिस इज़ द टाइम नाउ दैट वी नीड टू create more number of polytechnic institutes with the specialized training. और ये And also creating more awareness, because a lot of people may not be aware of it. yeah, we are in every meetings, we are trying to put our point to the authorities, whether it is a Ministry of Road Transport or in the railways or in the NHI. So everywhere we are putting this point and people are also aware of it. Okay. So we are trying to find out solutions. But this is the biggest challenge in our sector, that fund is there, but manpower, adequate manpower is not available. Moreover, many of the engineering colleges, you must have heard that they have closed their civil engineering branches. तो एक तरफ सिविल के लिए अपॉर्चुनिटीज आती जा रही हैं, ब्रांचेस खत्म होते जा रहे हैं। तो ये मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर का बहुत बड़ा शॉर्टेज है हमारे यहाँ। So you have achieved so much of success. Do you want to expand overseas? आपने कुछ प्लान किया है ऐसा? Yeah. So after Corona, I can say since last 3-4 years, so we created a team particularly for the overseas bidding. Okay. And we started bidding for the overseas project, particularly in the East African countries. Okay. जहाँ की मैं देखता हूँ कि आफ्टर इंडिया, नाउ दे आर द कंट्री वेयर लॉट ऑफ इंफ्रा प्रोजेक्ट्स आर कमिंग अप। तो हम लोग भी वहाँ बिडिंग कर रहे हैं। रिसेंटली वी हैव गॉट वन जॉब इन अश्वातिनी, विच इज़ अर्लियर इट वाज कॉल्ड स्वाजीलैंड, सो इट इज़ बेसिकली इन साउथ अफ्रीका। Okay. So this project we have been awarded, and now soon we will be starting this project. But few more projects are in pipeline. So we hope in the near future we will be bagging more number of projects in the East African and South African countries. That sounds wonderful, sir. Sir, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जैसे IT, फिनेंस, फार्मा, सब में बहुत कंपटीशन है, नई नई कंपनीज आती हैं। आपके सेक्टर में कैसा कंपटीशन है? हमारे सेक्टर में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लास्ट 20 ईयर्स से अच्छे कॉलेजेस से लोग आ ही नहीं रहे हैं। ऑलमोस्ट 10% लोग आ रहे हैं, और जो आ रहे हैं तो नेचुरली उनमें एंटरप्रेन्योर बनने की प्रोबेबिलिटी भी उतनी ही कम है। तो अगर मैं देखता हूँ कि लास्ट 20 ईयर्स से कोई बहुत बड़ा चैलेंजेस इस सेक्टर में आया नहीं है। नई कंपनीज बिल्कुल नेग्लिजिबल हैं, नहीं के बराबर आ रही हैं, और इसीलिए जो भी कंपनीज आज से 20 साल 25 साल पहले सेटअप हो गई हैं, मोस्टली वही कंपनीज आज की डेट में मार्केट में चल रही हैं। और जैसा आपने देखा होगा कि एक लॉ फर्म जितनी पुरानी होती है
उतना ही वो पॉपुलर हो जाती हैं। या लॉयर, डॉक्टर एंड कंसल्टेंट्स के साथ भी ऐसा ही है। तो जितनी पुरानी फर्म उतनी ज़्यादा पॉपुलर, उतनी ज़्यादा मार्केट में एस्टैब्लिश्ड। और इसलिए आपने देखा होगा कि जो यूरोपियन कंसल्टिंग फर्म्स हमारे कंट्री में आई हैं, चाहे अमेरिकन कंसल्टिंग फर्म्स आई हैं, कोई 50 साल पुरानी है, कोई 100 साल पुरानी है, इवन 150 साल पुरानी कंपनीज हैं। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में पीछे जो हमने कॉम्पिटिशन्स फेस किया वो तो किया, बट आने वाले समय में हमारा कॉम्पिटिशन्स और कम होता जा रहा है। और शायद और 10 साल के बाद अगर मैं देखता हूँ तो अपने आप को और बेटर पोजीशन में पाता हूँ मैं। तो इसलिए ऐसा कोई कॉम्पिटिशन्स तो मैं फील नहीं करता हूँ। In the field of business, what is that one thing that India does better than the rest of the world? इन लास्ट 10-15 ईयर्स जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग थी ऑन कैपेक्स, इट हैज़ इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड। एंड इन इकोनॉमिक्स इट इज सेड कि अगर हम 1 रुपया खर्च करते हैं कैपेक्स के ऊपर तो वो रिटर्न हमारा 3 रुपया बन के आता है इन अ कोर्स ऑफ टाइम। Okay. तो एवरी ईयर नाउ गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू स्पेंड अराउंड 10 to 11 lakh crore on the infrastructures. Maybe it is a railway, highway, power sector, and these areas जो हम आज खर्च कर रहे हैं यहाँ पे, ये आने वाले समय में यही भारत को श्रेष्ठ भारत बनाएगा, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का भी सपना है और हम सारे देशवासियों का सपना है। तो जो हम सोच रहे हैं कि 2047 में जब हमारे 100 साल होंगे आज़ादी के, शायद उस समय तक हमारी कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वी होप इट विल बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। Yes. Sir, with so much of success and achievements, आपकी जो जर्नी रही है for the last 3 decades, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे to young entrepreneurs or children who are studying in college, who aspire to be like you, who are taking inspiration from you? Any message that you want to give out there? The young boys who are still in the campus, I'll urge them to come back to their own core sector, because this is the sector where government spending is the highest. आने वाले समय में AI can impact other sectors like software, IT sectors can be impacted by the AI. Right. But this is a sector which will be last impacted. And अभी इस सेक्टर्स में काफ़ी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है, और अगर अच्छे लोग आते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूशन से लोग आते हैं, तो they can find a better placement here in the infrastructure. So I'll urge them to come to this core sector, make your career, build up, and help the nation in building up the infra for it's a preparation for 2047. Right. और आपकी जो ये जर्नी रही है, ऐसी कौन सी चीज़ है that gives you that sense of fulfillment? आज की डेट में हमारे पास जो 1800 फैमिलीज़ हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको एम्प्लॉयज़ नहीं मानता हूँ, वो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है और मैं सबके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो वो मेरा एक सबसे बड़ा कह सकते हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। और जब उनके साथ बातें करता हूँ, उनके साथ इंटरेक्शंस होती है हमारी, तो एक बहुत एक सेटिस्फैक्शन होता है मुझे उनके साथ बातें करके। और मुझे लगता है कि आगे ये जर्नी कहाँ तक जाएगी मैं भी नहीं जानता हूँ, बट आई विल कीप ऑन वर्किंग। और मुझे लगता नहीं है कि मैं रिटायर करूँगा इस फील्ड में। तो आगे देखते हैं कहाँ तक चलती है, बट वी होप कि इसको काफ़ी आगे तक हम लेके जाएंगे इन द नियर फ्यूचर। And I think जो आपने बातें बोली, dream big, live simple and living with empathy, that really reflects in the kind of work and the success that you've achieved also. I try to train my people on that line only. So जो लोग भी जिनका भी इंटरेक्शन हमसे ज़्यादा है, तो धीरे धीरे मैं पाता हूँ कि उनमें भी ये क्वालिटी आ जाती हैं, इनकलकेट होती हैं। इसलिए मैं अपने सारे एम्प्लॉयज़ को इस चीज़ के लिए इनकरेज करता हूँ कि मुझसे जुड़े रहो, इनकरेज हो, और जितना ज़्यादा मुझसे जुड़े रहोगे उतना ज़्यादा
अपनी लाइफ में पीसफुली जियोगे उतना ज़्यादा आप अपने आप को जो है कंटेंटेड फील करोगे। एंड आई थिंक काम के साथ साथ उनको लाइफ के बारे में भी आपसे काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता होगा। ये नेचुरली प्रोफेशनल लाइफ के अलावा तो हमारी लाइफ है ना, प्रोफेशनल लाइफ तो 8 घंटे है, बाकी के जो 16 घंटे हैं वो तो अपना है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि एक आदमी को अपार्ट फ्रॉम द प्रोफेशनल लाइफ अपनी लाइफ भी जीनी चाहिए। तो दोनों बहुत ज़रूरी है। इट्स अ बैलेंस बैलेंस। इन द लाइफ। Very well said, sir, and thank you so much for this insightful session today. बहुत कुछ सीखा and I'm sure जो viewers होंगे वो भी काफ़ी कुछ सीखेंगे and they'll get inspired by your story and your journey. It was a very wonderful session today. थैंक यू नमिता।